इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम जानने की कोशिश करेंगे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल को, जिसे हिंदी में मोतियों की माला कहा जाता है। तो ये मोतियों की माला क्या है, ये हम जानेंगे। तो ये चीन की एक सामरिक रणनीति है जिसका उद्देश्य है हिंद महासागर में भारत को घेरना। तो इसे समझने के लिए हमें भौगोलिक और ऐतिहासिक कारण को जानना होगा कि चीन और भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है और ऐतिहासिक कारण क्या है। तो इतिहास में अगर जाएंगे तो शुरू होती है बात 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय से। उस युद्ध में क्या हुआ था कि चीन हमेशा से पाकिस्तान का सहयोगी रहा है। तो चीन पाकिस्तान की मदद करना चाहता था। तो भारत ही इनडायरेक्टली चीन को एक धमकी सा देता है कि उसने अगर पाकिस्तान की सहायता की तो भारत हिंद महासागर में उसके आर्थिक गतिविधियों को रोक देगा, नाकेबंदी लगा देगा। तो इसके डर से भी चीन पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाया था 1971 के युद्ध में। 1971 का युद्ध वो तो समाप्त हो गया। वहां पे उसके बाद चीन के रणनीतिकारों में, खास करके सामरिक रणनीतिकारों में एक इसकी काट ढूंढे जाने लगी। एक चर्चा शुरू हुई कि भविष्य में अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है भारत और चीन के बीच में, तो उस स्थिति को कैसे निपटा जाएगा। तो उन्हीं स्थितियों से निपटने के लिए एक जो उनकी नीति थी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के रूप में सामने आई। तो ये नीति तो करीब 80 और 90 के दशक में बनकर तैयार हो गई थी, और परंतु इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो 2000 ईस्वी के बाद शुरू हुआ। अब हम आते हैं भौगोलिक स्थिति को और भारत और चीन की स्थिति को समझेंगे पहले। तो दोस्तों, आप नक्शे को देखेंगे तो यह भारत है और ये चीन है। अब चीन को आप देखेंगे तो ये जो लाइन है, इस लाइन से पूरब पूरब का जो हिस्सा है और ये पश्चिम का हिस्सा है। तो पूर्वी हिस्से में चीन की अधिकांश आबादी निवास करती है, और ये जो एरिया है चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर जिसे कहा जाता है, उसका क्षेत्र है, तटीय इलाका है। तो ये आर्थिक गतिविधि का प्रमुख केंद्र है। कई प्रमुख शहर यहाँ पे बसे हुए हैं, जैसे बेजिंग है, शंघाई है, गुआंगझाओ है। इसके अतिरिक्त वुहान जो शहर है यहाँ पे बसी हुई है। तो ये और हांगकांग, मकाऊ और ये हैनान प्रांत है। तो सारे जो आर्थिक गतिविधियां इसी तरफ केंद्रित है। अब इसका एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि केंद्रित होने का एक कारण भौगोलिक स्थिति भी है। वो स्थिति क्या है, तो दो प्रमुख नदियां जिनका कि आपने नाम सुना होगा, यांगजी कियांग यहाँ से बहते हुए इस एरिया में जाके समुद्र में गिरती है, और ये है वांगहो नदी जिसे पीली नदी भी कहा जाता है। ये इस तरीके से कुछ बहते हुए दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। तो ये वाला एरिया काफी फर्टाइल भी है, कृषि इसलिए काफी उन्नत स्थिति में होती है। एग्रीकल्चर यहाँ पे काफी बृहद पैमाने पे होती है, उपजाऊ जमीन है। तो ये सब कारण है। और ये वाला जो एरिया है पश्चिमी चीन का, वो वहां पे मात्र 6% आबादी निवास करती है। अब हम आते हैं कि दूसरे भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। तो ये वाला जो एरिया है ये यूरोप है, ये मध्य एशिया का क्षेत्र है, और ये वाला जो एरिया है ऊपर का, ये रसिया है, ये मंगोलिया वाला क्षेत्र है। और यहाँ ये खाड़ी के देश हैं। तो खाड़ी के देश में यहाँ पे ईरान, इराक और अन्य खाड़ी के जो भी देश हैं, ये तेल के प्रमुख उत्पादक देश हैं। और यहीं से तेल पूरे विश्व में लगभग जाता है, जिसमें 90% जो तेल है ये इसी क्षेत्र से चीन को होकर जाता है। और पूरे विश्व का लगभग 60 से 70% तेल यहाँ से जाता है। और हिंद महासागर में भारत एक प्रमुख देश है, और इस हिंद महासागर में भारत की सबसे मजबूत नेवी है। तो हिंद महासागर में भारत डोमिनेट करता है, क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि वो हमें सहायता प्रदान करती है डोमिनेट करने में। अब चीन के साथ भारत को अगर देखेंगे तो चीन की जो जमीनी सीमा है ये वाला है, ये लगता है। और यहाँ पे चीन मजबूत स्थिति में है, हमसे मजबूत स्थिति में है।
उसको हम काउंटर करते हैं हिंद महासागर में। अब हिंद महासागर में और से जो व्यापार तेल जो जाता है, तो यहाँ पे एक खाड़ी है जिसे मलक्का की खाड़ी कहा जाता है। यह काफी सकरी पट्टी है और इसी के पास में भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है और ये काफी मजबूत नेवल बेस है भारत का। तो मलक्का की खाड़ी पर पूरी तरीके से नियंत्रण भारत कर सकता है क्योंकि भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है। दूसरा एक जो रास्ता है ये है सुंडा, इस रास्ते से भी व्यापार होता है। अब यहाँ से आयात भी इसी रास्ते से होके आयात भी होता है और निर्यात भी होता है। निर्यात होता है कि यहाँ पे अदन की खाड़ी को होते हुए ये यूरोप चला जाता है और ये अफ्रीका को आता है माल वहां से, चीन से। और जो तेल आयात करता है चीन, उसका रास्ता जो है सो ये है, ये हरमुज की खाड़ी है। यहाँ से होके तेल निकल के मलक्का की खाड़ी को होते हुए दक्षिण चीन सागर को पार करके पूर्वी हिस्से पे जाता है, क्योंकि पूर्वी हिस्सा ही उसका आर्थिक गतिविधि का प्रमुख केंद्र है। तो उसी क्षेत्र से आयात भी होता है और निर्यात भी होता है उसी हिस्से से। तो अब चीन ने क्या किया कि वो जो भारत को हिंद महासागर में घेरने की जो रणनीति है कि वैसी कोई स्थिति उत्पन्न हो, युद्ध की स्थिति हो या अन्य कोई भी हालात, तो भारत आसानी से मलक्का की खाड़ी को अगर रोक देगा यहीं पे, तो चीन की पूरी आर्थिक गतिविधि, तेल जाना रुक जाएगा। तेल अगर जाना बंद हो गया तो पूरी आर्थिक गतिविधि चीन की रुक जाएगी और उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो इसी को काउंटर करने के लिए चीन ने रणनीति बनाई। रणनीति का हिस्सा क्या था कि जो भी तटीय क्षेत्र हैं, हिंद महासागर के इर्द गिर्द जो भी तटीय क्षेत्र हैं, और उन तटीय देशों के साथ में समझौता किया जाए। और समझौता, आर्थिक समझौता, व्यापार बढ़ाने के लिए, आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए। तो उन समझौतों में मुख्य रूप से क्या होता था, तो नेवी, सी पोर्ट का विकास करना, एयरपोर्ट का विकास करना, सड़क का निर्माण करना, रेलवे लाइन बिछाना, पाइपलाइन बिछाना या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित डेवलपमेंट वर्क। और वो जो सारी गतिविधियां हैं वो चीन की कंपनियों के द्वारा ही किया जाता था। ऐसा समझौता किया गया। अब उसमें चीन ने एक और ऋण देने की नीति भी अपनाई कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा धन लगता है। तो वो देश, बहुत सारे जो ऐसे देश है, गरीब देश ही हैं या विकासशील देश हैं, तो वो देश सक्षम नहीं है, या कुछ ऐसे भी देश हैं जो तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है, तो उनको वो सारी सुविधाएं देना आर्थिक तरीके से, तकनीकी तरीके से या और भी जो तरीके होते हैं। तो चीन जो है सो एक ऋण की नीति अपना, एक बड़ा ऋण उन देशों को देना शुरू किया। और वो ऋण इतना बड़ा हो जाता था कि वो देश जो है उसको चुकाने में सक्षम नहीं है। तो वैसी स्थिति में चीन उन देशों के साथ में अपनी शर्तें थोपता है, और उसकी जो मुख्य शर्तें हैं वो क्या होती हैं, तो वहां की चीन की नौसेना या वायुसेना को बेस प्रदान करना, या जो भी उन्होंने सी पोर्ट विकसित किया है वहां पे चीन की सेना को, नेवल सेना को बेस प्रदान करना, और कुछ जगहों में एयर बेस भी प्रदान करना। तो ऐसे समझौते उसने किए। साथ में लगभग सभी देशों में उसने एक सर्विलांस सिस्टम भी कि उन जगहों पे सर्विलांस सिस्टम लगाया जाएगा ताकि वो हिंद महासागर में चल रही सारी गतिविधियों को देख सकेगा और एक नज़र रख सकेगा, खास करके भारत की गतिविधियों पे। तो किन किन देशों के साथ में क्या क्या किया वो अब जानते हैं। तो सबसे पहले बांग्लादेश में चटगांव सी पोर्ट को लिया गया और इसे विकसित किया गया, परंतु बाद में बांग्लादेश जो है चीन को वो सैन्य इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता है। म्यांमार में, तो म्यांमार में सिटवे सी पोर्ट को लिया जाता है, और दूसरा एक कोको द्वीप है यहाँ के आसपास में। तो कोको द्वीप काफी स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण है, उसको म्यांमार से चीन ने लिया और विकसित किया। उसका
कोको द्वीप की स्थिति लगभग ये है और ये अंडमान निकोबार की स्थिति है। तो इसको या इस जगह अगर चीन की नेवी बैठ जाती है तो वो अंडमान निकोबार को आसानी से काउंटर कर सकती है। तो वही उनका उद्देश्य था। साथ में भारत के पूर्वी जो क्षेत्र है, बालासोर और चांदीपुर का जो क्षेत्र है जहाँ पे कि मिसाइल के परीक्षण किए जाते हैं, वो क्षेत्र इस जगह पे पड़ता है। और एक विशाखापट्टनम वाला एरिया आता है यहाँ पे। तो इन सारी चीजों को यहाँ से वो आसानी से नजर रख सकता है, साथ में अंडमान निकोबार को काउंटर कर सकता है। और मलक्का की जो संधि यहाँ पे स्टेट है, मलक्का स्टेट, इस पर भी एक नजर रख सकता है। इसके अतिरिक्त श्रीलंका में हबनटोटा, इस यहाँ पे विकास किया गया सी पोर्ट को हबनटोटा में, और बहुत बड़ा यहाँ पे ऋण दिया। बदले में उन्होंने जमीन भी लिया लीज के रूप में 99 साल के पट्टे पे, बल्कि हबनटोटा को दे दिया गया श्रीलंका की सरकार के द्वारा, क्योंकि इतनी बड़ी लोन थी कि वो चुकाने में सक्षम नहीं थे, तो उनको देना पड़ा 99 साल की। अब यहाँ पे जो है सो चीन के सबमरीन या अन्य जो नौसेना से संबंधित जो जहाज थे आने जाने लगे, रुकने लगे, इस तरीके की गतिविधियां होने लगे। उसी तरीके से मालदीव में भी यही किया गया। मराव में एक सी पोर्ट का विकास किया जाने लगा चीन के द्वारा, और वहां भी इसी तरीके की सहूलियत ली गई। यहाँ पे पाकिस्तान का ग्वादर बहुत फेमस, बहुत नाम सुना होगा, तो ग्वादर में इन्होंने वही किया और पूरी तरीके से इस सी पोर्ट का विकास किया। और यहाँ पे बल्कि चीनी कॉलोनियां भी बसाई गई, बड़े पैमाने पे जमीन लिया गया, बल्कि वहां पे चीन की सेना भी रहने लगी सुरक्षा के नाम पे, कि जो भी उनके इंजीनियर या वर्कर काम कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए, तो उनको सुरक्षा के लिए चीनी सेना भी वहां पे रखने की इजाजत दी गई। तो यहाँ पे एक CPEC जो है सो इस तरीके से है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान जो भारत का हिस्सा है, यहाँ से होकर ये सड़क गुजरती है, काश्मीर तक जाती है। तो इस एरिया में भी चीनी सेना की मौजूदगी हो गई। साथ में यहाँ भी ये सब भी जो है सो ग्वादर, यहाँ मराव, हवनटोटा, चटगांव, सीतवे, तो इसको अगर आप देखेंगे तो पूरा एक माला के शक्ल में दिखलाई पड़ता है, और भारत को चारों तरफ से चीन ने घेर लिया सामरिक दृष्टि से। अब इसके अतिरिक्त कुछ और भी, जैसे इंडोनेशिया और मलेशिया में भी पोर्ट विकसित करने की बात हुई है, और वहां भी उन्होंने लिया है पोर्ट को, पुराने पोर्ट को, सी पोर्ट को लिया है और उसको विकसित कर रहे हैं, तो उसका भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्थलीय रूप से देखेंगे तो थाईलैंड और ये कंबोडिया, यहाँ से इनके साथ भी समझौता चीन ने किया है, और वहां भी एक सैन्य बेस स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। अफ्रीकी देशों में जब देखें तो यहाँ पे जिबूती, क्योंकि इस रास्ते से होकर जो है चीन का निर्यात होता है, तो यहाँ पे एक जिबूती में एयरबेस तैयार किया गया जो कि चीन के इस्तेमाल के लिए है। अब इसी तरीके से और भी देशों के साथ भी छोटे मोटे समझौते किए जा रहे हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से इतने इम्प्लीमेंटेशन में आ गए हैं लगभग, या वो अपने का इम्प्लीमेंटेशन या काम करना शुरू कर दिया, उस स्थिति में आ चुके हैं। तो ये है पूरी स्थिति। तो उन्होंने जो एक नीति बनाई भारत को घेरने के लिए, उसमें जो है सो उस तरीके से उसको पूरा इम्प्लीमेंट किया और योजना को पूरी करने की कोशिश की। अब यहाँ पे जो स्थिति है ग्वादर को, इसको देखेंगे तो एक भारत के लिए एक अपनी भी चिंता है कि अगर ये ग्वादर और मराव और ये सब अगर विकसित हो जाते हैं तो भारत का जो तेल का आयात होता है इसी रास्ते से होता है, निर्यात होता है इसी रास्ते से होता है। तो जब भारत को घेर लिया इन्होंने चारों तरफ से, तो अब भारत की चिंता यहाँ पे हिंद महासागर में बढ़ गई है, क्योंकि वो अब काउंटर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें बढ़त प्राप्त थी और हिमालयन क्षेत्र में चीन को बढ़त प्राप्त थी, तो वो चीज अब बैलेंस गड़बड़ होने लगा है। तो
ये थी दोस्तों मोतियों की माला या स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल की नीति चीन की। अब इसके काट में भारत ने क्या क्या किया उसको हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के बीच में, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर बजा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको तुरंत से मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।